नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन भी कह सकते हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में चाहे वो पेपर 1 का है, चाहे वो हाई कोर्ट का है, जहां पर स्पेसिफिक रूप से ये टॉपिक जो है मेंशन किया गया है, या फिर आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या राज्य चयन आयोग के कोई और एग्जाम है, वहाँ पर डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से भी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द एबल प्राइज 2025 फॉर मैथमेटिक्स। तो बोलते हैं कि ये एबल प्राइज दिया जाता है, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। 2025 का ये एबल प्राइज जो था वो किसको दिया गया? तो 2025 का ये जो एबल प्राइज दिया गया, ये जो था वो दिया गया मासाकी काशीवारा को। ऑप्शन ए जो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मासाकी काशीवारा जो है वो सही आंसर है। इनको जो था वो एबल प्राइज 2025 का दिया गया। अब ये तो हो गया करंट अफेयर का क्वेश्चन। एक जनरल क्वेश्चन स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेते हैं कि एबल प्राइज क्या मैथमेटिक्स में दिया जाता है या किसी और फील्ड में दिया जाता है, या फिर कौन सी फील्ड में ये दिया जाता है? तो ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है। इसको जो है वो नोबेल प्राइज की तरह जो है मैथमेटिक्स में कंसीडर किया जाता है, क्योंकि जब नोबेल प्राइज दिए जाते हैं तो मैथमेटिक्स में कोई भी नोबेल प्राइज जो है वो नहीं होता। तो एबल प्राइज को जो है वो नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स के रूप में कंसीडर किया जाता है। इस प्राइज की स्थापना कब की गई थी और किसने की थी? तो 2002 में जो था उस प्राइज की स्थापना की गई थी, एबल प्राइज की स्थापना, और नॉर्वे सरकार के द्वारा जो था इसकी स्थापना की गई थी। नॉर्वे के एक मैथमेटिक्स हुआ करते थे नील हेनरिक एबल, जिनके नाम पर इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। तो ये है एबल प्राइज की पूरी बात। और यहाँ से जब हम नोबेल प्राइज की बात कर ही रहे हैं तो नोबेल प्राइज के ऊपर अभी तक एग्जाम में, हिमाचल के एग्जाम्स में स्पेसिफिक रूप से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बना है। एक आधा क्वेश्चन बना है, तो एक बार नोबेल प्राइज को भी रिवाइज करते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन आगे बने तो वो आपका सही हो। तो यहाँ पर देखो, नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में दिए गए 2024 में, वो एक जॉन हॉफील्ड को दिया गया और जियोफेरी हिंटन को जो था वो दिया गया। इन दो लोगों को फिजिक्स में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का 2024 में डेविड बेकर को दिया गया। डेमिस हैसेबिस और जॉन जंपर को जो था वो दिया गया। केमिस्ट्री के भी हो गए। इकोनॉमिक साइंस के देखेंगे, यहाँ पर डेरॉन एक्मेलो को दिया गया, साइमन जॉनसन को दिया गया, जेम्स रॉबिन्सन को दिया गया। नोबेल प्राइज मेडिसिन बोल लीजिए या तो आप फिजियोलॉजी बोल लीजिए, 2024 का 2 लोगों को दिया गया इस फील्ड में। बोलते हैं विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया और गैरी रूफकुन को दिया गया। और लिटरेचर में जो था वो 2024 में एक व्यक्ति को दिया गया, ये हान कांग कर व्यक्ति हैं जिनको ये लिटरेचर में अवार्ड दिया गया। और पीस में जो था वो 2024 में निहोन हिदानको को दिया गया। इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो ये 6 लोगों को, इनके 6 फील्ड में जो था वो अलग अलग व्यक्तियों को नोबेल प्राइज दिए गए। ये आपने ध्यान रखना है। आपने एबल प्राइज जान लिया जो कि मैथमेटिक्स की फील्ड में जो है वो दिया जाता है। 2025 में किसको दिया गया वो भी पता चल गया। यहाँ पर मार्क कैर्ने भी दिया गया है। मार्क कैर्ने कौन है? मार्क कैर्ने जो है वो अभी हमने पढ़ा था कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं। और यहाँ पर विनोद शुक्ला का नाम दिया गया है। विनोद शुक्ला कौन है? ये जो है वो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड विनर है। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड अभी दिया गया है। तो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। छत्तीसगढ़ से जो है ये संबंध रखते हैं। तो ये भी पता होना चाहिए था जो ऑप्शंस में इंपॉर्टेंट नाम दिए गए थे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच कैपिटल सिटी वॉज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर्ड विद द सिटी की ऑफ ऑनर। तो बोलते हैं कि किस राजधानी शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो था वो सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया इंडिया की जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको ये लिस्बन सिटी में जो था वो उनको किया गया। लिस्बन जो है वो कहाँ की सिटी है? लिस्बन जो है वो कैपिटल है। लिस्बन कैपिटल है, कहाँ की कैपिटल है? पोर्टुगीज की जो है ये कैपिटल है। ये आपने ध्यान रखना है, पोर्टुगीज की जो है ये कैपिटल है। तो एक क्वेश्चन ये भी यहाँ से बनता है कि पोर्टुगल कंट्री की कैपिटल कौन है? तो वो है लिस्बन। अब लिस्बन ये गई थी तो यहाँ पर इनको सिटी की ऑफ ऑनर से जो था वो सम्मानित किया गया। देखो, इंडिया के जब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जो है वो किसी कंट्री में जाती हैं और उनको सम्मानित किया जाता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो अभी जो है वो श्रीलंका गए थे, तो श्रीलंका में उनको जो था वो श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो था वो उनको सम्मानित किया गया। श्रीलंका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका क्या नाम है? उसका नाम है मित्र विभूषण। तो मित्र विभूषण सम्मान से जो था वो उनको सम्मानित किया गया। श्रीलंका ये गए थे। अभी हम उस लास्ट टाइम तो हमने जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं उनके बारे में जान लिया था, उनको जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले थे। आज हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। देखो, ये तो इनको सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया लिस्बन में। इससे पहले ये अगस्त महीने में गई थी, तो अगस्त महीने में तैमूर लिस्ते गई थी। ये तो ऑर्डर ऑफ तैमूर लिस्ते ग्रांट कॉलर अवार्ड से इनको वहाँ पर सम्मानित जो था वो किया गया था। अगस्त में ही ये फिजी कंट्री भी गई थी, तो ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मान से भी इनको सम्मानित जो था वो किया गया था। उससे पहले जून 2023 में जो था वो इनको ऑनररी ऑर्डर ऑफ येलो स्टार, ये जो ग्रांट ऑर्डर चेन है, इससे सम्मानित किया गया था। ये सूरीनाम कंट्री का जो है वो अवार्ड है। सूरीनाम के अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो सूरीनाम हो गया, फिजी हो गया, तिमूर लिस्ते हो गया और एक लिस्बन हो गया। इन कंट्रीज और कैपिटल से जो था वो इनको इंपॉर्टेंट अवार्ड जो है वो मिले। और प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता चलता है यहाँ से। प्रेसिडेंट के अलावा हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में जो है वो लास्ट एडिशन में हमारे जो P31 की एडिशन है उसमें ऑलरेडी
जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन डिड वक्फ अमेंडमेंट बिल 2023 केम इनटू फोर्स। तो बोलते हैं ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ये कब अस्तित्व में जो था वो आया। पिछली बार भी हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में क्वेश्चन पढ़ा था। उस टाइम हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि इसको लोकसभा से कब पारित किया गया था। तो हमने उस टाइम पढ़ा था कि इसको लोकसभा से अप्रैल 3, 2025 को पारित किया गया है। अब बोलते हैं कि ये कब अस्तित्व में जो है वो आया, कब लागू हुआ। तो ये अप्रैल 8, 2025 को जो था वो लागू हो गया। अप्रैल 8, 2025 को ये लागू हो गया। पिछली बार तो हम इसके बारे में कुछ बातें जान चुके हैं। जो पिछली बार बातें नहीं जानी थी, इस बार कुछ नई बातें जो है वो जानते हैं। अब नई बातें क्या क्या हैं इसके बारे में वो भी आप ध्यान रखना। वक्फ अमेंडमेंट बिल ये 2025 का जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो आता है इसने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, किरण रिजिजू जो मिनिस्टर भी हैं उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसने वक्फ एक्ट 1995 को अमेंड किया है और एक सेक्शन 40 हुआ करता था उसको इसने रिमूव कर दिया है। सेक्शन 40 को इसने रिमूव कर दिया है और इसमें इसके ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 है, लोकसभा से इसको 3 अप्रैल 2025 को पारित कर दिया गया। फिर उसके बाद इसको प्रेसिडेंट से जो है वो सहमति मिलती है। प्रेसिडेंट से इसको 5 अप्रैल 2025 को सहमति मिली और 8 अप्रैल 2025 को जो था ये अस्तित्व में जो था वो आ गया। तो इतना सब इसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कोई हार्ड टास्क नहीं है, याद रखना। ये इम्पोर्टेंट भी है। लोकसभा से 3 अप्रैल को हुआ था, राज्यसभा से अगले दिन 4 अप्रैल को हो गया। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को सहमति दे दी और अस्तित्व में ये 8 अप्रैल 2025 को जो था वो आ गया था। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बनते हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। अगर आप पेपर 1 प्रीवियस उठाकर देखेंगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर एग्जैक्टली ऐसी डेट पूछ ली गई है। टैट के एग्जाम में इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ सकते हैं, आने वाले टीजीटी के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। परंतु पढ़ा होगा तो आप किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इजीली टिक करेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ सही आंसर कर आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कट्स रेपो रेट बाय 0.25%। नाउ व्हाट इज न्यू रेपो रेट। तो बोलते हैं कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो रेपो रेट 0.2% की कटौती इसमें की है और बोलते हैं अब नई रेपो दर क्या है। तो अभी देखो रेपो रेट में जो है वो कट किया गया है RBI के द्वारा और RBI ने जो ये कट किया है इसके बाद RBI जो कट किया है इसके बाद जो नई रेपो रेट बनी है वो बनी है 6%। काफ़ी टाइम के बाद कट किया गया है रेपो रेट को, तो 6% जो है वो अब नई रेपो रेट जो है वो बनी है। हम न्यूज़पेपर की कटिंग भी अपने न्यूज़पेपर ग्रुप पर जो है वो शेयर करते रहते हैं, तो वहाँ पर ये पहली ही पेज की न्यूज़ थी आज की, इनके पिछले कल की। अब बोलते हैं यहाँ पर कि RBI ने ये 0.25% की कटौती की है, यहाँ से क्या होगा, क्या फ़ायदा यहाँ से होगा। यहाँ से कर्ज जो है वो सस्ता हो जाएगा, जो लोन आप लेते हैं वो सस्ता हो जाएगा, आर्थिक रफ्तार जो है वो बढ़ेगी। अनुमान है कि महंगाई भी जो है वो यहाँ से घट जाएगी। अभी आप देख रहे हैं कि US जो है वो जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वो टैरिफ लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान उससे हो रहा है, उससे शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सली जो हैं वो हो रही हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो है वो नए गवर्नर भी बने हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नए गवर्नर बने हैं वो संजय मल्होत्रा जो है वो बने हैं। संजय मल्होत्रा जो है वो अभी नए गवर्नर बने हैं और जब से वो नए गवर्नर बने इन्होंने एक मीटिंग रखी, इसमें इन्होंने जो था वो रेपो रेट को जो था वो कम कर दिया। अब पहले 6.25 ये हुआ करती थी, अब 6% जो है ये घटकर रह गई है। अब यहाँ से ना 2 टर्म हमारे पास इकोनॉमी में आती हैं और वो क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। जब HP SSC पेपर लेता था तो उसने भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। HP SSC के अलावा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। एक रेपो रेट होता क्या है। देखो रेपो रेट जो है वो ऐसी रेट होती है जिसमें जो है वो सेंट्रल बैंक जो है वो मनी देता है कमर्शियल बैंक्स को, यानी कि RBI जो है वो मनी देता है कमर्शियल बैंक को। ऑब्वियसली जब RBI सस्ते दर पर जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी देगा, लोन देगा, तब ऑब्वियस सी बात है यहाँ से कि लोन भी सस्ते हो जाएंगे। तो बस ये वही बात है, ये रेपो रेट जो है वो होती है, एक रिवर्स रेपो रेट होती है। रिवर्स रेपो रेट बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मनी बोरो करता है कमर्शियल बैंक से, इसमें बोरो करता है कमर्शियल बैंक में और रेपो रेट में उनको लेंड्स करता है, उनको देता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन RBI की रेपो रेट के बारे में पूछा गया तब भी सही होगा, रिवर्स रेपो रेट के बारे में पूछा गया तब भी सही होगा, नई रेपो रेट क्या है अभी वो भी सही होगा। और आपसे अगर पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी तो अप्रैल 1, 1935 को की गई थी। वो भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था क्योंकि अभी अप्रैल महीना चला हुआ है, तो अप्रैल 1 को इसकी स्थापना की गई थी, 1935 में की गई थी और इसको नेशनलाइज 1949 में जो था वो किया गया था।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो महाराष्ट्र मुंबई में जो है वो स्थित है। इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन थे, एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके फर्स्ट गवर्नर जो था वो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो था वो थे, सर ओ स्मिथ भी इनको बोल देते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार बताता हूँ। तो श्री जो एक CD देशमुख इनका नाम था, चिंतामान द्वारकानाथ देशमुख, ये जो था वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले इंडियन गवर्नर थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर का पता चल गया, फर्स्ट गवर्नर का पता चल गया, प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो भी पता चल गया यहाँ से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, चाहे आप हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए क्यों ना तैयारी कर रहे हो, या फिर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर राज्य चयन आयोग के आने वाले TGT, JBT, सब इंस्पेक्टर, या फिर अभी जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट का एग्जाम भी होगा उसके पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं। इन हर एक एग्जाम में आपकी ये हेल्प करेगी। टाइमली ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी अप्लाइड एक अच्छा खासा डिस्काउंट है उसमें आप अवेल कर सकते हैं। स्लॉट 1 तो फुल हो चुका है, स्लॉट 2 में आप खुद को रजिस्टर कर पाएंगे और अपनी कमियों को एनालाइज कर पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वो है कि मेहनत कर रहे हैं वहाँ से पता भी चले कि कितनी कमियाँ रह रही हैं, नई चीज़ें साथ साथ में सीखें। अगर जो आप ट्रेडिशनली जो तरीका फॉलो कर रहे हैं उसको ही फॉलो करते रहेंगे तो सक्सेस की रेट बहुत कम रहेगी, परंतु अगर आप थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज लाएंगे तो सक्सेस रेट भी इंक्रीज होगी और मेरिट में जो 2, 4, 5, 7 नंबरों की कमी रह जाती है उसको भी आप जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहां से अवेल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू पॉलिसी लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू कंसोलिडेट रीजनल रूरल बैंक्स। तो बोलते हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, जिसको RRB बोलते हैं, को समेकित करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई नीति का नाम क्या है। तो जो रीजनल रूरल बैंक हैं उनको कंसोलिडेट करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक नई पॉलिसी लाई गई है, उस पॉलिसी का नाम पूछा गया है। उस पॉलिसी का नाम है 1 स्टेट 1 RRB। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ पर बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है नोटिफाई किया है अमलगमेशन ऑफ 26 रीजनल रूरल बैंक। ये RRB की फुल फॉर्म है, रीजनल रूरल बैंक अक्रॉस द 10 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर है। इसके लिए एक पॉलिसी है 1 स्टेट 1 RRB कर इस पॉलिसी को अस्तित्व में लाया गया है और मई 1, 2025 से ये अस्तित्व में आ जाएगी। अब RRB की संख्या जो है वो 28 तक जो है वो सीमित रह जाएगी, मतलब 28 जो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक हैं वो रह जाएंगे। अब RRB को हम हिमाचल प्रदेश के साथ भी जो है वो जोड़ते हैं। देखो, अलग अलग तरह के बैंक होते हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं जिनको PSB बोल देते हैं। तो PSB का जो है वो 62% शेयर है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है हिमाचल में वो 62% है। जो RRB है हिमाचल में, रीजनल रूरल बैंक है, वो कितने हैं, वो 5% जो है वो हैं। और प्राइवेट बैंक जो है वो कितने परसेंट हैं, प्राइवेट बैंक जो है वो 13% जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो है। प्राइवेट बैंक के अलावा जो कोऑपरेटिव सेक्टर बैंक है वो 18% जो है वो आते हैं और बाकी के जो बच जाते हैं वो 2% जो है वो आते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह से जो है वो बैंक हिमाचल प्रदेश में है। जो एक बिजनेस वॉल्यूम शेयर है बैंक्स का, वो आपको यहाँ से जो है वो पता चलता है। बिजनेस वॉल्यूम शेयर क्या है, कितने % जो है किस बैंक का यहाँ पर योगदान है। ठीक है, इतना आपने याद रख लिया, वो काफ़ी है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये एक प्रोग्राम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। बोलते हैं ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी जानते हैं। इसको जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, अगर आपको ध्यान हो तो इसके बारे में हमने गिरिराज पत्रिका में भी एक बार पढ़ रखा है, परंतु चलो अभी नेशनल इंटरनेशनल जीके में हम कवर कर रहे हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑप्शन ए सही आंसर है, इसके द्वारा जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो बॉर्डर की विलेजेस हैं वहाँ पर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना, वहाँ पर डेवलपमेंट करना, वहाँ पर जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको जो है वो इम्प्रूव करना और लोगों को जो है वो एनकरेज करना ताकि वो सेफ रहें और बॉर्डर्स पर डटे रहें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को भी जो है वो मिलती है। और हमारे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, लद्दाख हो गया, चाइना के साथ बाउंड्री लगाते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाती है। देखो चाइना की बेसिक स्ट्रेटजी क्या रहती है, चाइना ऐसे नहीं कब्जा कर लेता कि एकदम से भाग कर आके। चाइना क्या करेगा ना, जैसे मान लो ये बॉर्डर है, अब
कोई प्रॉपर बॉर्डर तो डिसाइड नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में, बस वही है कि जो लाइंस चेक पोस्ट बना दी गई हैं ऐसे ऐसे कर कर, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर है मान लो। अब चाइना वाले क्या करते हैं, चाइना वाले सिपाही यहाँ से आएंगे, यहाँ से चल कर आएंगे, वो देखेंगे कि यहाँ पर कोई नहीं है बॉर्डर पे, तो क्योंकि इतनी सिक्योरिटी तो यहाँ पर पहले होती नहीं थी, तो ये इंडिया की तरफ आ जाएंगे। इंडिया की तरफ आ जाएंगे, अपने कुछ बिस्किट के पैकेट हो गया, अपना छोटा मोटा सामान हो गया, अपनी कुछ चीज़ें हो गई, यहाँ पर फेंक देंगे आकर इंडिया के बॉर्डर में आकर ये फेंक रहे हैं। अब बाद में चलकर ये क्या करेंगे, ये धीरे 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 कर कर यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। जब इंडिया के सिपाही यहाँ से आएंगे और कहेंगे कि भाई ये तो हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, तो ये कहेंगे कि आपका एरिया कहाँ से हो गया, ये देखो हमारे पैकेट यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारी सिविलाइजेशन यहाँ पर रहती थी, हम लोग यहाँ पर पहले भी आते थे, और बस वैसे ही वो कब्जा कर लेते हैं। वैसे मतलब अलग अलग तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो टाइम टू टाइम वो अपनाता रहता है। अब चाइना क्या कर रहा है, अभी जैसे जो बॉर्डर के विलेज हैं अरुणाचल के, कुछ एक जो इंडिया में गांव आते हैं उनको जो है वो चाइनीज़ नाम दे देता है, या फिर उसके साथ जो बॉर्डर लगता है वहाँ पर गांव वो बसा रहा है। ऐसी ऐसी हरकतें चाइना जो है वो करता रहता है। तो इंडिया ने भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम करके जो है वो चलाया है, और लोगों को जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए और लोगों से हेल्प लेने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरी हैं बॉर्डर पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉज posthumously announced the पद्म विभूषण recipients in the field of arts in 2025। तो देखो पद्म विभूषण की बात की गई है, मरणोपरांत की 2025 में जो है वो बोलते हैं पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो किसको मिला। तो ये पद्म विभूषण अवार्ड किसको दिया गया मरणोपरांत, ये शारदा सिन्हा को जो था वो दिया गया। आर्ट्स की श्रेणी में इनको दिया गया, और शारदा सिन्हा को जो था ये दिया गया, मरणोपरांत दिया गया। अब देखो हम जानते हैं कि जो पद्म विभूषण अवार्ड था वो इस बार कितने लोगों को दिया गया। पद्म विभूषण अवार्ड इस बार 7 लोगों को जो था वो दिया गया। उसमें एक तो MT वासुदेवन नैयर जो था वो आते थे, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, परंतु इनको लिटरेचर और एजुकेशन में जो था वो दिया गया। ठीक है, एक इनका नाम आपने ध्यान रखना है। एक नाम आपने ध्यान रखना है शारदा सिन्हा का, इनको दिया गया है। एक नाम आपने ध्यान रखना है श्री दुग्गूर नागेश्वर रेड्डी को दिया गया है, एक उनका नाम ध्यान रखना है। इनको मेडिसिन की श्रेणी में जो है वो ये दिया गया है। एक दिया गया है जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेर को, वो उनको जो है वो दिया गया है सोशल सर्विस के लिए, या फिर पब्लिक अफेयर्स के लिए कह लीजिए, पब्लिक अफेयर्स के लिए जो है वो दिया गया है। एक दिया गया है कुमुदिनी को, कुमुदिनी जो है वो एक पॉलिटिशियंस हैं, इनको आर्ट्स की श्रेणी में जो है ये दिया गया है। और एक लक्ष्मी नारायणन सुब्रमण्यम को दिया गया है, लक्ष्मी नारायणन सुब्रमण्यम को आर्ट की श्रेणी में जो है वो दिया गया है। और एक ओसामू सुजुकी को दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, ट्रेड और इंडस्ट्री में इनको जो है वो दिया गया है। तो 7 लोग टोटल हो गए हमारे पास। एक MT वासुदेवन हो गए मरणोपरांत लिटरेचर एजुकेशन में, शारदा सिन्हा हो गए आर्ट्स की श्रेणी में, इनको दिया गया है मरणोपरांत। एक ओसामू सुजुकी हो गए, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है, और ट्रेड इंडस्ट्री में दिया गया है। 3 लोग तो ये हो गए मरणोपरांत वाले। और एक हो गए दुवूर नागेश्वर रेड्डी मेडिसिन में, इनको दिया गया है। जस्टिस श्री जगदीश सिंह खेर कर पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। कुमुदिनी है एक, कुमुदिनी रजनीकांत लखिया नाम है इनका, आर्ट्स की श्रेणी में दिया गया है। और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को भी ये आर्ट्स की श्रेणी में दिया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। वैसे हमने पहले भी उत्तीर्ण सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़ रखा है, परंतु एक बार फिर से मौका मिला रिवाइज करने का तो हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क बोलते हैं, सेक्रेटरीट इज लोकेटेड इन विच मेंबर स्टेट। तो बोलते हैं कि सार्क का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। अगर हम सार्क की बात करते हैं तो सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू में स्थित है। काठमांडू कहाँ पर पड़ता है, ये नेपाल की कैपिटल है, तो नेपाल काठमांडू में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अब हम सार्क की भी बात कर लेते हैं कि सार्क की स्थापना कब हुई, कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में जो था वो इसकी स्थापना जो था वो हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में जो है वो स्थित है। सार्क के मेंबर कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो सार्क के मेंबर कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो आती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 8 कंट्रीज जो हैं वो आती हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, अपना देश भारत हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। ये 8 कंट्रीज जो हैं वो इसकी मेंबर जो हैं वो आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई थी। कुछ भी क्वेश्चन अब ऐसा कर पूछा जाए तो सार्क का सही होना चाहिए। सार्क क्यों चर्चा में आया, क्योंकि अभी 6 नंबर भीमस्टेक जो 6th मीटिंग थी भीमस्टेक मेंबर कंट्रीज की वो हुई है। तो भीमस्टेक मीटिंग अटेंड की गई किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर
मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और उसके बाद जो था वो एक एडिटोरियल न्यूज़पेपर पर आया था, तो एडिटोरियल में सार्क को भी बिम्स्टेक के साथ जोड़ा गया था और फिर चर्चा की गई थी। तो मैंने सार्क का क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए डिस्कस कर लिया कि ये इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बोलते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर हैज़ पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर प्रेसिडेंट असेंट। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक आरक्षित करने का अधिकार है। देखो, राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनके पास अधिकार होता है कि कोई भी बिल अगर स्टेट असेंबली से पास किया गया है तो वो उसको अपने पास जो है वो विदहोल्ड कर सकते हैं, उसको जो है वो अपने पास आरक्षित जो है वो कर सकते हैं। वो कौन से आर्टिकल के तहत होता है? वो आर्टिकल नंबर 200 के तहत जो है वो होता है। अब ये भी क्यों चर्चा में आया? ये बहुत ज़्यादा चर्चा में था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस इसमें देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस क्यों देखने को मिली? क्योंकि तमिलनाडु स्टेट जो है, वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा जो है वो तमिलनाडु जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके द्वारा लगभग 10 बिल जो है वो पास किए गए हैं। उन 10 बिल्स को ही जो है वो विदहोल्ड कर दिया गया है। अब उन 10 बिल को ही जो है वो रोक दिया गया है, तो इसलिए जो था वो चर्चा में जो है ये आया। ठीक है, ये चर्चा में आने का रीज़न रहा, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को यहाँ तक कह दिया कि ये जो बिलों को लटका कर रखा है ये अवैध है और राज्यपाल को भी चाहिए कि वो संविधान के अकॉर्डिंग चले। जब वो राज्यपाल बने थे तो उन्होंने कुछ शपथ ली थी, उस शपथ के अकॉर्डिंग जो है वो चले, वो किसी पार्टी विशेष के अकॉर्डिंग ना चले। और राज्यपाल के द्वारा जो है बिल जो रोके गए हैं वो आर्टिकल 200 के तहत जो है रोके गए हैं। हम आर्टिकल नंबर 200 के बारे में भी जान लेते हैं। देखो, आर्टिकल 200 में क्या होता है, जब कोई बिल जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो है वो पास कर दिया जाता है तो वो गवर्नर के पास जो है हो जाता है। अब गवर्नर के पास जो है 4 ऑप्शन जो है वो होती है। पहली ऑप्शन होती है कि उसको जो है सहमति दे दी जाए, उसको असेंट दे दी जाए, ग्रांट असेंट उसको कर दी जाए, पहली ऑप्शन होती है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि विदहोल्ड असेंट, की सहमति को जो है वो विदहोल्ड कर दिया जाए। ठीक है, ये एक जो है वो होती है। तीसरी ऑप्शन होती है कि रिटर्न द बिल, उस बिल को जो है वो रिटर्न कर दिया जाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अगर वो मनी बिल नहीं है तो वो रिटर्न हो सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। अगर मान लो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फिर से उसको पारित कर देती है तो वो गवर्नर को पास करना ही पड़ता है। चौथी ये होती है कि रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, कि उस बिल को जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए जो है रिजर्व कर दी जाए कि ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसके ऊपर सहमति जो है वो देंगे। तो ये 4 ऑप्शंस जो है वो गवर्नर के पास होती हैं। अब गवर्नर ने क्या किया, एक स्टेट की बात नहीं है, पहले भी बहुत बार हमें ऐसे देखने को मिला है अलग अलग स्टेट्स में कि गवर्नर जो है ना वो उसको एक तरह से उसके ऊपर ना पालथी मारकर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर बैठ जाते हैं बिल के ऊपर, और उसको ना आगे करते हैं ना पीछे करते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक वो ऐसे ही होल्ड रहता है। तो इसलिए जो था ये चर्चा में आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया, तब जाकर जो था हमने क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 200 हो गया, आर्टिकल 200 के तहत जो प्रोविजन आते हैं वो भी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। पिछले कल हमने मिशन एलाइड का एडिशन पढ़ा था, उसमें हमने डिक्की डोरमा पढ़ा था कि यंगेस्ट थी वो माउंट एवरेस्ट स्केल करने वाली। वहाँ पर मैंने आपको बताया था नेशनल इंटरनेशनल जीके में कि फर्स्ट वुमेन कौन थी, वो थी बिछेंद्री पाल। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। बिछेंद्री पाल पहली महिला थी जिनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया गया था। इनके द्वारा 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो था वो की गई थी। यहाँ पर गड़बड़ी कल हो गई थी, कल गलती से 1994 बोल दिया था, परंतु 19 मैंने कमेंट में भी सही किया था, टेलीग्राम पर भी डाला था, परंतु अगर आपने कहीं पर भी नहीं देखा है तो आज की वीडियो में तो बिल्कुल पक्का कीजिए इसको। 1984 में बिछेंद्री पाल के द्वारा जो था वो माउंट एवरेस्ट स्केल किया गया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, और ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलत अब नहीं होगा। अगर हम पहली महिला की ही बात करते हैं कि पहली महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली, तो वो थी जुनको ताइबई। जुनको ताइबई थी ये पूरे वर्ल्ड में, और जुनको ताइबई जो था एक जैपनीज माउंटेनर थी, जापान से ये संबंध रखती थी। अगर हम बात करते हैं कि पहला व्यक्ति कौन था जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया था, तो ये 2 लोग थे, एक एडमुंड हिलेरी थे और एक तेंजिन नोर्गे थे। इनके द्वारा जो था माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले क्लाइम किया गया था। इनके द्वारा 1953 में क्लाइम किया गया था। और ये जो एडमुंड हिलेरी थे ये न्यूजीलैंड से संबंध रखते थे, तेंजिंग नोर्गे था ये नेपाल से संबंध रखते थे, और ये शेरपा ट्राइब को जो था वो बिलोंग करते थे। तो इतना आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अब माउंट एवरेस्ट का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। डिक्की डोलमा वाला तो हमने कल पढ़ लिया था, परंतु कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती हो जाती है तो उसको हम इतनी बार रिवाइज करते हैं कि वो कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता आपका। इससे जो पिछले वाला एडिशन था
वो उसका PDF टेलीग्राम पर शेयर किया जा चुका है। अब क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं रिसेंटली विच कंट्री ऑनर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मित्रा विभूषण। तो मित्र विभूषण के बारे में हम पढ़ भी रहे थे, तो कौन सी कंट्री है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया है, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सी कंट्री ने किया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। और आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।